आइए दोस्तों, तो अभी तक हमने सेक्शन नंबर 4 तक के मोटे मोटे एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग सम बैकग्राउंड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। अब आते हैं सेक्शन वाइज, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टिपिकल सेक्शंस हैं और क्या क्या सेक्शंस के अंदर आपको डिस्कशन दिए हुए हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है सर। तो अगला सेक्शन जो आपके सामने आता है वो है सेक्शन नंबर 5, जो कि बात करता है पार्टनर्स की। मतलब कि पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे आपके कहाँ पे मेंशन है, वो है सेक्शन नंबर 5 में मेंशन। सेक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशली वो सेक्शंस जो कि आपको अपने आप दिख रहे हो कि रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स अपने आप में रेलेवेंट है। अगला आएगा सेक्शन नंबर 6, वो भी रेलेवेंट है। सेक्शन नंबर 7 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो पूछो ही मत, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर दी फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको सुन के पता लग रहा है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके सेक्शन नंबर भी आप साथ में ध्यान रखेंगे तो आई सजेस्ट कि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। तो पार्टनर कौन कौन बन सकता है, बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं कि भैया इंडिविजुअल जो हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो वो आपके एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। हाउएवर एन एलएलपी शेल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर, मतलब कि इन सूरत पे एक इंडिविजुअल जो है वो आपका पार्टनर नहीं हो पाएगा। क्या बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कोई कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे? नहीं सर, बॉडी कॉर्पोरेट तो आपका पार्टनर जो है वो एलएलपी का हो ही सकता है। कंडीशंस जो है वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल्स के लिए क्या कंडीशन है कि वो इंडिविजुअल आपका अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी कोर्ट के द्वारा वो ये डिक्लेयर ना कर दिया गया हो कि भैया ये जो व्यक्ति है ये पगलेट है, मतलब कि ये दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। अगर ऐसा किसी कोर्ट ने पाया या किसी भी कॉम्पिटेंट जुडिशल के किसी कोर्ट ने पाया है तो उसको हम एलएलपी का पार्टनर नहीं बना सकते। दूसरा आता है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर कोई इंसॉल्वेंट है और वो अनडिस्चार्ज्ड है तो वो भी आपका वैसा इंडिविजुअल भी आपका पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी के अंदर। और तीसरा आता है कि एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है, मतलब कि इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो चुका है और एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग चल रही है, ऐसा व्यक्ति भी जो होगा वो भी आपका पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो क्रक्स क्या समझ में आया कि भाई साहब इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कोई कंडीशन नहीं है। इंडिविजुअल में 3 फर्दर कंडीशंस और आ रही हैं। पहला कह रहा है अनसाउंड माइंड, दूसरा कह रहा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और तीसरा कह रहा है एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, जिसकी की अभी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग चल रही हो। ठीक है सर। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आया। अब अगर इसके अंदर आगे देखें तो फॉलोइंग पर्संस कैन बिकम द एलएलपी पार्टनर्स इन एलएलपी। कौन कौन से? इंडिविजुअल्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज, फॉरेन लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोल कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन अ कंपनी। अब बेसिकली क्या है, देखो आपके बॉडी कॉर्पोरेट को इन्होंने क्या कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। ये क्या है? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट में कवर था कि नहीं कवर था? बिल्कुल कवर था सर। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट होता है। कंपनी इंडिया की हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, वो भी आपका बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट होता है। आगे बढ़िए। क्या फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दीज बोथ आर रिलेटिवली सेम, दोनों के दोनों सेम है आपकी। और फॉरेन कंपनीज जो कि आपको यहां ऊपर भी कवर करवा दिया गया है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट को इसने यहाँ पे डिटेल डाउन कर लिया, ड्रिल डाउन कर दिया कि इस टाइप के सारे बॉडी कॉर्पोरेट जो हैं वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ध्यान देना, जब आपने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे आपने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाहर कर दिया गया था, कॉर्पोरेशन सोल को बाहर कर दिया गया था, और साथ ही में कहा गया था कि कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको भी आप बाहर करके चलोगे, तो उसको यहां पे भी बाहर कर दिया जा रहा है। द बेस्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो कि इंडिविजुअल्स के अंदर क्या कैटेगरीशन दी गई है कि रेसिडेंट इंडियंस including non-resident Indians and overseas citizen of India as well as foreign nationals। मतलब कि इंडिविजुअल की कोई भी कैटेगरी हो, जितनी भी कैटेगरी है वो सारे लोग आपके यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इंडिविजुअल में ध्यान क्या देना है, ये 3 बातें। ये 3 बातें अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो नहीं बन पाएगा। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, वो सारे इंडिविजुअल जो हैं वो आपके पार्टनर बन सकते हैं। जब डेजिग्नेटेड पार्टनर देखेंगे ना, वहां पे कंडीशन आता है रेजिडेंट को लेके, बट सिर्फ पार्टनर्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। अब यहां पे एक स्टार मार्क लगाया गया है। जब भी फॉरेन का टर्म आ रहा है ना, वहां पे एक स्टार मार्क लगा हुआ है। फॉरेन के टर्म में स्टार मार्क क्यों लगा है सर? क्योंकि जब आप फॉरेन से पार्टनर किसी को बनाओगे तो ऑब्वियसली वहां से आप उनका पैसा लेके आओगे एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आप उनसे बोलोगे लाओ जी हमारे एलएलपी में पैसा लगाओ। जब ऐसा कोई पैसा कोई फॉरेन इन्वेस्टर लगाएगा बाय वे ऑफ कैपिटल, बाय वे ऑफ
कैपिटल या फिर कोई अगर पुरानी एलएलपी चल रही हो तो उसके अंदर जब वो पार्टनर बनेगा तो ऑब्वियसली उस एलएलपी के स्टेक को खरीदेगा, उसके स्टेक को वो परचेज करेगा। और इस टाइप का पैसा जब कोई विदेश से हमारे देश में आता है, मतलब कि कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है आउटसाइड इंडिया, वो जब ऐसा पैसा लेके आता है तो उसके अंदर आपको एफडीआई के कंप्लायंसेस को चेक करना पड़ता है। मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे और उसको आपको इंश्योर करना है कि वो सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा व्यक्ति पैसा लेके आ सकता है बाय वे ऑफ कैपिटल और उसको वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा उस एलएलपी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली स्टार मार्क का मतलब ये हुआ था यहाँ पे कि आपको एफडीआई के कंप्लायंसेस को इंश्योर करके चलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है एज पर दी एलएलपी एक्ट। ठीक है, तो मोटा मोटा देखें तो एलएलपी एक्ट में क्या बताया गया, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, 3 टाइप के इंडिविजुअल बाहर कर दिए गए, एक जो पगलेट है, दूसरा जो इंसॉल्वेंट है और अनडिस्चार्ज है, और तीसरा जो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है और उसका जो एप्लीकेशन है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। ओके सर, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6 जो कि बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब कि कितने कम से कम पार्टनर होने चाहिए किसी एलएलपी के अंदर। तो आपने पहले भी देखा था मिनिमम 2 पार्टनर्स जो है वो चाहिए किसी भी एलएलपी को स्टार्ट करने के लिए। और जो आपका ये क्लॉज बता रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता के चल रहा है। क्या बता रहा है सर, यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब ऐसा हुआ कि हमने एलएलपी स्टार्ट की थी, ठीक है सर, एलएलपी स्टार्ट की थी और एलएलपी पे एक ऐसा डेट आया, लेट्स से मैं कहता हूं 1 जनवरी 2026, एक ऐसी डेट आई जहां पे 2 लोगों ने तो इसको स्टार्ट किया था बट किसी एक की ना डेथ हो गई। ये तो बहुत गलत हो गया, किसी एक बंदे की मृत्यु हो गई। तो उस केस में क्या होगा, एक बंदा डेथ हो गया तो आपका जो अब पार्टनर बचा वो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ एक। अब ये एक पार्टनर जो है वो इसको कहां तक चला सकता है, वो इसको 30/6 तक चला सकता है। मतलब क्या 30/6 के बाद नहीं चला पाएगा, उसके बाद भी चला पाएगा, लेकिन हालात और जज्बात बदल जाएंगे। मतलब कि उसको कहा गया कि भाई साहब ऐसा करो ना, तुम इस 6 महीने तक ना कैसे भी करके एक और पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि एक पार्टनर तो अलाउड नहीं है, बट क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि तुम्हारा एक पार्टनर निपट गया या किसी और रीजन से वो वापस मतलब रिजाइन कर दिया या कुछ भी कोई घटना घटी हो, द थिंग इज कि अब जो एक्टिव पार्टनर है वो सिर्फ एक बचा हुआ है। तो इसको कहा गया कि भाई साहब तुमको हम 6 महीने देते हैं, 6 महीने में एक और पार्टनर इकट्ठा कर लो। बट अगर 6 महीने तक तुम नहीं कर पाए ना, तो उस केस में इसके बाद भी तुम बिजनेस को चला तो पाओगे, लेकिन इस एक्टिविटी से जो यहाँ से इसके बाद शुरू होगी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी लाइबिलिटी निकल के आती है ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे, ओनली एंड ओनली यू। ठीक है, इसके लिए कहा गया कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि तुमने कांड कर दिया और उसके बाद कल को बोलोगे जी मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड थी, एलएलपी जाने, एलएलपी का काम जाने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि भैया मिनिमम पार्टनर 2 रखने थे, अब तुम अकेले आ गए, अकेले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, सही डिसीजन ले लो गलत डिसीजन ले लो, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसको। कब तक, 6 महीने के बाद। 6 महीने तक तो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, पार्टनर ढूंढ रहे हो और उस टाइप की अगर कोई एक्टिविटी आपसे हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलएलपी के ऊपर ही आएगी, बट 6 महीने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी हो जाएगी। और ऐसे सूरत में ध्यान रखना, एक कंपलसरी वाइंडिंग अप का एक प्रोविजन आता है जो आप आगे चल के देखोगे कि ये वो स्टेज है जहां पे अगर जो हमारा ट्राइब्यूनल है ना, जिसको हम एनसीएलटी कहते हैं, इस ट्राइब्यूनल को अगर लगेगा तो वो आपका मैंडेटरी वाइंड अप भी कर सकता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में जब 6 महीने बीत गए और कोई एक ही व्यक्ति उस एलएलपी को रन कर रहा हो, तो वो आ जाता है ट्राइब्यूनल के नजरों में, और ट्राइब्यूनल को अगर लगा कि जरूरत है इसको वाइंड अप करने की तो वो ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई साहब बंद करो ये एलएलपी आप नहीं चला सकते, आप एक और पार्टनर ढूंढो, अदरवाइज इसको आप क्लोज करो। ठीक है, तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 6, जिसके अंदर एक बंदे की बात की जा रही है कि 2 लोग होने चाहिए और 2 से कम हुए तो 6 महीने तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6 महीने के बाद हुआ तो आप अगर ओनली पार्टनर उसको रन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपकी सारी की सारी पर्सनल लायबिलिटी, यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन अगर अराइज होगा तो आपको खुद ही उसको बियर करना पड़ेगा। यू आर दी ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 7 जो है वो बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि आप मतलब इसको नाप नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत ही की टर्म है, बहुत ही यूनिक चीज है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाई साहब जैसे कि पार्टनर 2 होने चाहिए, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज कि वो 2 क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए इंडिविजुअल्स। मतलब कि आपके पार्टनर के केस में ये इंडिविजुअल जो है ये नहीं है, जो इंडिविजुअल वाला टर्म है ये पार्टनर्स में नहीं लिखा हुआ बट डेजिग्नेटेड पार्टनर में लिखा है। क्यों, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या हुआ, ये है आपके वो लोग जो
एक्शंस लेंगे, मतलब कि जो काम करेगा एलएलपी के अंदर, काम करने के लिए किसका होना ज़रूरी है, काम करने के लिए ह्यूमन का होना ज़रूरी है, कोई मनुष्य होगा तभी वो काम कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और उस इंडिविजुअल्स में एक कम से कम क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब कि भाई साहब बिजनेस को चलाने के लिए अगर रेजिडेंट लोग ही नहीं होंगे, सारे विदेशी लोग होंगे, तो ये इंडिया में बिजनेस चलेगा कैसे। अब अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो ऑब्वियसली आपको कौन चाहिए, आपको चाहिए रेजिडेंट व्यक्ति, रेजिडेंट इंडिविजुअल, कम से कम एक तो हो। एक भी होगा तो संभाल लेगा उसको, कोई बंदा विदेश गया भी, बाहर गया भी, तो कोई तो मौजूद होगा उस फर्म को, उस एलएलपी को रन करने के लिए। इसलिए कंडीशन डाली गई कि एक आपका क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। भाई साहब ऐसा हो गया कि हमने सारे पार्टनर बना दिए बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है, जो पार्टनर होगा। ऐसा नहीं है किसी बाहर के बंदे को आप लाके डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दोगे, पार्टनर होना जरूरी है। कोई एक पार्टनर है, उसको एक टोपी पहना दी गई कि भैया तुम ही मुखिया हो, तुम ही करता धरता हो, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाता है। लेकिन डेजिग्नेटेड होने के लिए पहले क्या जरूरी होगा, पार्टनर होना। अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब कोई ऐसी एलएलपी है जिसके अंदर जितने भी पार्टनर्स है ना, वो सारे के सारे क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। ये तो पॉसिबल है, पार्टनर्स तो बॉडी कॉर्पोरेट को बना सकते हैं, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि एक इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसी कहानी तो नहीं है ना। तो हमने जितने पार्टनर बनाए सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट बना लिए। या फिर वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कॉम्बिनेशन है कि कुछ बॉडी कॉर्पोरेट भी हैं और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका नॉमिनी शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो एलएलपी है, ये आपका एलएलपी है, इस एलएलपी के अंदर एक तो इंडिविजुअल है, उसके अलावा 2 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, 2 जो हैं वो आपके बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये एक इंडिविजुअल तो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से किसी एक के नॉमिनी को बाहर आना पड़ेगा, और वो नॉमिनी जो होगा वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे एक्ट करके चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और अगर ये मान लो एक भी इंडिविजुअल नहीं होता, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट होते, तो दोनों में से एक एक नॉमिनी को बाहर आना पड़ता और उसको एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां पे एक्ट करके चलना पड़ेगा। ये आपको ये प्रोविजन बता रहा है सेक्शन नंबर 7 का। ठीक है सर, एग्जाम्पल देखिए, एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, 1 इंडिविजुअल मिस्टर एक्स एंड 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, मिस्टर एक्स वाई जी और एबीसी। तो इसके इसमें क्या होगा, मिस्टर एक्स तो हमारा रहेगा ही रहेगा, और एक नॉमिनी आपको लाना पड़ेगा किसी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए, सेक्शन 7 को फुलफिल करने के लिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, एक एलएलपी है बाय द नेम SMY एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, नेमली पहला है आपका SI लिमिटेड, दूसरा है MIS लिमिटेड और तीसरा है YI प्राइवेट लिमिटेड। मतलब तीनों के तीनों क्या हो गए यहाँ पे, बॉडी कॉर्पोरेट हो गए। एज देर इज नो इंडिविजुअल एज पार्टनर इन LLP, nominees ऑफ एनी 2 सेड बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि उन तीनों में से किसी भी 2 बंदों के, 2 बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को उठा के लेके आओ, उन लोगों को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर मान के चलेंगे। नाउ जो कंडीशन आया कि भैया 2 में से एक हमारा रेजिडेंट होना चाहिए, तो रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या बताया सेक्शन नंबर 7 ने, ये कह रहा है कि रेजिडेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो बंदा जो कि इंडिया में रहा हो नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि उसका इंडिया में प्रेजेंस कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 120 डेज। इसका सर मतलब क्या होता है, ये बहुत ना बारीक चीज होती है। जब भी ऐसे डेज मेंशन होते हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि नॉट लेस देन 120 डेज में आप 120 दिन का क्या करोगे। मतलब कि अगर कोई 120 दिन इंडिया में रहा तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है आपके हिसाब से। जो यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर कोई डॉट 120 डेज रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये कह रहा है नॉट लेस देन, मतलब कि कोई अगर 120 दिन रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। 120 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 119 118 नहीं होना चाहिए, 120 भी है तो हमारा वो रेजिडेंट कहलाएगा, और 120 से ऊपर है तो भी रेजिडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, देयर इज अ LLP बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर LLP हैविंग 5 पार्टनर्स। मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी रेजिडेंट है, मिस्टर डी रेजिडेंट है और ई भी रेजिडेंट है। मतलब शुरू के 2 नॉन रेजिडेंट है, सी डी ई जो है वो रेजिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 रेजिडेंट पार्टनर होने चाहिए, बिल्कुल सही है। आउट ऑफ विच एक जो है वो रेजिडेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हेंस इफ मिस्टर ए एंड बी आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, ए और बी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे तो वो हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, आपके नॉन रेजिडेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो,
और इन तीनों में से किसी एक को उठा लो, और नहीं तो तीनों में से अगर दोनों उठाना चाहते हो, मतलब रेजिडेंट वाले में से दो उठाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तो आपका रेजिडेंट उठाना ही पड़ेगा। वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट ऑफ मिस सी, मिस डी और मिस ई, मतलब कि इन तीनों में से आपको एक को तो लेकर चलना पड़ेगा, आप दोनों के दोनों नॉन रेजिडेंट वालों को नहीं बना सकते हो। ठीक है सर। नाउ इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आपका इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, तो जिसको भी आपने स्पेसिफाई कर रखा है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ कि साहब जब हम ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे ना, तो हमने उसके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट फाइल किए थे जिसमें हमने बताया था कि ये सारे हमारे क्या हैं, पार्टनर है, ये चारों हमारे क्या हैं, पार्टनर है, और उसमें से हमने बता दिया था कि ये जो है ये दोनों क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर ऐसा आपने कुछ स्पेसिफाई कर दिया था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो आपने स्पेसिफाई किया था वही माना जाएगा। जिस लोगों को भी आपने, जिन पर्सन्स को भी आपने एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर स्पेसिफाई कर रखा है वो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। एंड दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, और states that each of the partner from time to time of the LLP is to be designated partner, every partner shall be a designated partner। मतलब कि आपने कहा कि भाई साहब ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, मतलब चारों ही डीपी हैं यहाँ पे, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि ये दोनों जो होगा ये पहले 6 महीने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, ये उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, और उसके बाद फिर से हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा कंडीशन या कोई भी ऐसा आपने कंडीशनल क्लॉज वहां पे मेंशन कर दिया कि कौन बंदा कब एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट करेगा, तो उस बात को यहाँ पे मान लिया जाएगा। मतलब इनकॉर्पोरेशन में आपने जैसी इंफॉर्मेशन फर्निश की है वो उस अकॉर्डिंग चलेगा आपका। नाउ एनी पार्टनर में बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब कि आपके एग्रीमेंट में वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। एंड पार्टनर में सीजेज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन में तो आपने जो लिखा वो ब्रह्म सत्य हो गया, लेकिन उसके बाद जो आपकी गीता है, जो आपका बाइबल है, वो क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट। वो क्या है आपका, एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब कि एलएलपी एग्रीमेंट में अगर आपने लिखा कि ए डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो ए डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा, और आपने अगर लिखा कि बी डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका नहीं है तो आपका बी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि आप किसी को भी एज पर दी एग्रीमेंट डीपी बना सकते हो और किसी को भी एज पर दी एग्रीमेंट आप डीपी से हटा सकते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन से बाहर कर सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है सर। नाउ अब किसी को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो क्या किसी को भी उठा के बना दोगे? मतलब कि आपके ये 4 पार्टनर थे, आपके ये 4 पार्टनर थे 1 2 3 4, तो आपको मन किया आपने 4 को बना दिया, आपको मन किया आपको 1 को बना दिया, ऐसा चलेगा? और 4 वाला जो बंदा है वो कहता है जी मुझे तो नहीं बनना, या फिर 1 वाला कहता है मुझे नहीं बनना, आप कैसे बना दोगे? तो मतलब क्या हुआ कि आपको किसी को भी, अगर आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सपोज आपके पास 2 ही हैं, आपके पास 2 ही पार्टनर है, तो आपको पता है इन 2 को ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। बट इन दिस केस ऑल्सो आपको इनसे क्या लेने की जरूरत है, एक कंसेंट। कंसेंट मतलब कि ये वहां पे लिख के देंगे, राइटिंग में देंगे कि हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनकेस अगर 2 से ज्यादा वाला सिनेरियो जैसे कि यहां पे, तो भी आपको क्या लेना पड़ेगा, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ हम तैयार हैं क्या बनने के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए हम तैयार हैं। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर ना जिम्मेदारी वाला काम है, मतलब कि यहां पे है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आएगी तो ऑब्वियसली आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस भी लगेंगे। मतलब कि कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हम क्या बोलते हैं कि पेनल्टी लगाओ, किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर, और किसके ऊपर लगाओ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। मतलब कि पार्टनर बच जाते हैं वहां पे, पर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं ना वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं निभाई तो पेनल्टी तुम्हारे ऊपर ही लगाई जाएगी। अब जहां पे इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई साहब कुछ ऊंच नीच हुई ना तो पेनल्टी लग सकती है, तो ऑब्वियसली उनका क्या होना जरूरी है, कंसेंट। कल को ये ना बोले जब पेनल्टी लगने जा रही है कि साहब हमें तो पता नहीं जबरदस्ती बना दिया, हम तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना ही नहीं चाहते थे, या तो हमें पता ही नहीं था कि हम डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो, इसलिए उससे क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब तुम ना किसी को भी बनाने से पहले क्या ले लेना, उससे एक प्रायर कंसेंट कि हम तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने जा रहे हैं और तुम्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम बनने को तैयार हो, ताकि कल को कोई ऊंच नीच होगी तो आप ये ना बोल पाओ कि हमारी इसमें रजामंदी थी ही नहीं। ठीक है सर, चलिए, तो इसलिए एक प्रायर कंसेंट होना जरूरी है। तो कह रहा है क्या, कैन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एनी एलएलपी अनलेस
ही हैज़ गिवन हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज सच टू द एलएलपी इन फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब वो एलएलपी की डीपी बनने को तैयार है और उसका उसने प्रायर कंसेंट दे रखा हो तभी आप डीपी बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। नाउ अब जब आपके पास डीपी आ गया तो भाई डीपी क्या आप अपने पास लेके बैठे रहोगे? आपके पास अगर आपके पास डीपी आ गया तो क्या अपने पास लेके बैठे रहोगे? नहीं जी, आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। फाइल का मतलब क्या होता है कि आपको आरओसी तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और इंटीमेट आपने देखा है कैसे करते हैं हम, ई फाइलिंग के थ्रू। तो आपको ई फाइलिंग करनी पड़ेगी आरओसी के पास, उसमें बताना पड़ेगा पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल who has given consent to as a DP in such form and manner as may prescribe, कितने दिन के भीतर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब किसी को आपने डीपी की तरह अपॉइंट किया है तो उसके 30 दिन के अंदर उसके 30 दिन के ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी और आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है इन दोनों ने अपना अपना हमें कंसेंट दे रखा है, ये रही उस कंसेंट की कॉपी, और इस कंसेंट के तहत हमने इनको अपॉइंट किया है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देके चलनी पड़ेगी किसको, आरओसी को। नाउ एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सैटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि कौन सी प्रिस्क्राइब कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स है। तो आपने देखा है ना कि भैया आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा, 120 दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, और अगर आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू आ रहे हो तो आपको उसका नॉमिनी होना पड़ेगा। मतलब इस टाइप से जितने भी कंडीशंस है जो भी आपके इस एक्ट के अंदर या फिर अगर इसके किसी रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उससे सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आपने कंसेंट दे दिया, कंसेंट देने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इस एक्ट्स के रूल्स के अगर कोई प्रोविजंस हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उसको हम फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर आप करते हो तो ही आप कंसेंट दे सकते हो। नाउ एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल ऑब्टेन अ डीपिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जैसे कि आपने कंपनीज में देखा है डिन होता है, डिन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे ही यहां पे कहा जा रहा है कि डायरेक्टर तो है नहीं, डायरेक्टर की जगह पे कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 से 159, 153 से 159 जो कंपनीज एक्ट का है वो उसके ऊपर ज्यों का त्यों अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली है क्या, देखो आप ये देखो कि आपको ई फाइल करना है। ई फाइल करने के लिए आपकी पहचान होनी जरूरी है। आपको कहा गया कि भैया आप एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, ये आपकी पहचान है। अब हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को ना, जैसे कि आप कंपनी में देखते हो कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक डिन अप्लाई करना पड़ता है। डिन अप्लाई का मतलब क्या हुआ कि आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हाँ जी मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बना हूं इस फर्म का और ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली क्या हुआ, एक प्रकार से केवाईसी है, मतलब कि किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का एक डेटाबेस है जो कि किसके पास होता है, आरओसी के पास, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करती है, अलॉट करती है क्या, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर की मदद से वो कितनी भी कंपनीज में या फिर कितनी भी एलएलपीज में डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने आरओसी से क्या ले रखा है, डीपिन ले रखा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ले रखा है। अब इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है सपोज एक फॉर्म में जो है XYZ LLP, और एक और फॉर्म है जिसका नाम है ABC LLP। तो क्या ये दोनों में डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या दोनों के लिए उसको 2 डीपिन लेने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसका एक डीपिन जो उसको MCA से मिला हुआ है, दैट 1 डीपिन इज सफिशिएंट। दिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके बेस पे जो हमारा आरओसी है उसके पास ट्रैक रहता है कि जो मिस्टर ए है ये एक व्यक्ति है जिसके पास एक डीपिन है और इस बंदे ने कितनी जगहों पे ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बना हुआ है। तो वो ट्रैक किसकी मदद से रहेगा, इस डीपिन की मदद से रहेगा। इस वजह से कंट्रोल इंश्योर करने के लिए ये एक डीपिन का कॉन्सेप्ट या फिर कंपनीज एक्ट में डिन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आया गया था एमसीए के द्वारा। ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर बनने जाओगे, हर एक पार्टनर को जरूरत नहीं है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर बनने जाओगे तो आप वो है जो कि रडार पे हो। बेसिकली आपको देखा जाएगा, आपको चुना जाएगा, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और आप पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो आपका एक केवाईसी डेटाबेस होना जरूरी है। केवाईसी डेटाबेस होना जरूरी है किसके पास, आरओसी के पास। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अपना एक डीपिन लेना पड़ेगा, और उसमें जो प्रोविजंस है आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 153 से 159 वाले वो यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से उन सेक्शन में डिन मिलता है डायरेक्टर्स को, उसी तरीके से आपको डीपिन मिलेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 हमने फटाफट से यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अब लेंगे थोड़ा सा आराम, लेंगे छोटा सा ब्रेक एंड फिर कंटिन्यू।